विकास की पाठशाला के फाइनल टच सीरीज में आपका स्वागत है। लेकिन ये फाइनल टच सीरीज का जो 12 लेक्चर है उसका ये हिस्सा नहीं है। अभी सीजी टेट एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कुछ सवाल अभी मैंने देखा तो मुझे लगा ये बहुत कुछ सवाल इसमें बहुत बुनियादी हैं जिसको जानना चाहिए। इसलिए मैं कुछ सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है आपको कुछ इसमें से सीखने को मिले। ये 5-10 मिनट का लेक्चर रहेगा और इसमें 5 से 6 सवाल हैं जिसके पीछे कुछ अवधारणा है उसमें बताने की कोशिश करूँगा आपको। अगर समय आपको इजाज़त दे तब ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किसके संबंध में आयोजित की गई थी? ठीक है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें पूछा है कि पहली बैठक, और इसमें विकल्प ऐसे दिया हुआ है कि अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये तीनों के लिए संयुक्त बैठक हुआ ही नहीं है, ए बी और सी के लिए। एक ही इसमें ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए संयुक्त बैठक किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए 1961 में संयुक्त बैठक किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अब संयुक्त बैठक आ गया तो संयुक्त बैठक में के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, अगर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए संयुक्त बैठक किया जाता है जिसमें लोकसभा के नियम लागू होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। अब थोड़ा सा सवाल आप समझ लें, यहाँ पे धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है, राज्यसभा की शक्ति उतनी ज़्यादा उतनी है नहीं। वो सिर्फ 14 दिन तक उस बिल को रोक सकती है, अदरवाइज बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? लोकसभा की शक्ति धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, उत्तरदायित्व होती है, और धन और वित्त का मामला है वो सरकार चलाने के लिए आवश्यक है, और सरकार चलती है लोकसभा के विश्वास से। ठीक है ना, इसलिए लोकसभा का शक्ति ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है धन विधेयक के मामले में। अब संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्यों संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है? क्योंकि संविधान संशोधन के लिए हम चाहते हैं कि दोनों सदनों का इक्वल पावर रहे। क्योंकि जो राज्यसभा है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, और लोगों का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। लेकिन इसके सदस्यों की संख्या में बहुत अंतर है। 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में और 245 सदस्य अभी हैं राज्यसभा में। तो एक साथ अगर संयुक्त बैठक होगी, और संयुक्त बैठक में एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो बिल पास होता है और अधिनियम बनता है वो साधारण बहुमत के आधार पर बनता है। साधारण बहुमत कहने का मतलब है जितने लोग उपस्थित रहेंगे और वोट डालेंगे उसका बहुमत। तो जिस सदन में 500 लगभग 550 सदस्य हैं और एक में 250 सदस्य है, तो इसमें तो राज्यसभा का जो महत्व हो कम हो जाएगा, और हम ऐसा चीज चाहते नहीं हैं। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते कि राज्यसभा का महत्व कम हो संविधान संशोधन के लिए। इसलिए इस दोनों बिल के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, आज तक टिल टुडे 3 बार संयुक्त बैठक की गई है। पहला ये 1961 में, दूसरा किया गया है 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम के लिए, बैंक
सेवा आयोग अधिनियम। तीसरा किया गया है प्रिवेंशन ऑफ 2002 में आतंकवाद निरोधी कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, आतंकवाद गतिविधि निरोधक विधेयक के लिए लाया गया था 2002 में। तो 3 बार किया गया है। सवाल ये भी आ सकता है इसमें से, ये तीनों को दे देता और किसी को दे देता और पूछता कि इसमें से किसमें संयुक्त बैठक नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों को आप याद रखेंगे, 1961 में, 1978 में और 2002 में 3 बार संयुक्त बैठक किया गया है। आगे चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो इसमें आपको ईयर याद होगा तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जमा लेंगे। आप ये जानते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आया था 1978 में। बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसको आप जानते हैं जजमेंट इन द केशवानंद भारतीवाद, बहुत फेमस है। इसी से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या की शुरुआत हुई थी। जजमेंट इन द मेनका गांधी केस, ये भी 1978 में हुआ था। और इंसर्शन ऑफ द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को, एलिमेंट्री एजुकेशन के अधिकार को मौलिक अधिकार में 21 में शामिल किया गया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, सबसे पहले जो हुआ सबसे लास्ट में जो हुआ। ठीक है, तो केशवानंद भारती वाला सबसे पहले हुआ था, एल सबसे पहले आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप 2 ऑप्शन को काट सकते हैं। अब दिक्कत ये है, और लास्ट में एन आ जाएगा, ये लास्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा फर्स्ट। अब ये दोनों घटनाएं 44वां संविधान संशोधन और मेनका गांधी मामले में जो निर्णय, ये दोनों 78 में हुआ था। इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। इसको जब मैं भी हल करने की कोशिश किया तो यहाँ पे बात रुक गई। अब ये दोनों में के पहले आएगा या एम, है ना। अभी दोनों में बनाना मुश्किल है सही आंसर को, लेकिन दोनों में बनाएंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो केस तो मेनका गांधी का जजमेंट आया था जनवरी में और ये हुआ था दिसंबर में 1978। इस तरीका से आप ये लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। ठीक है ना। इंसान को 1978 याद रहता है, उसका मंथ याद नहीं रहता, क्योंकि उसका कुछ तुक नहीं बनता उसको याद रखने का। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे आ भी जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेनका गांधी पहले हुआ था, एम पहले आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है इस कंफ्यूजन के कारण। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, मेनका गांधी मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जीवन के अधिकार को आप सिर्फ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार सिर्फ विधि बनाकर उसको सीमित नहीं कर सकते। जीवन के अधिकार में बहुत सारा आयाम इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। जैसे कि मेनका गांधी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, याद रखेंगे आप, गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन। मेनका गांधी केस में, और इसमें बोला गया था, ये केस ये था कि मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को जब्त करने का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भाई भ्रमण का अधिकार, अबाध संचरण का अधिकार जीवन के अधिकार से
जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आबाद संचरण का अधिकार तो आर्टिकल 19 में है, उसको 21 के साथ जोड़कर और समता के अधिकार को शामिल करते हुए एक गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन की स्थापना की गई और जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गई। व्यापक व्याख्या। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल वाले को आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ठीक है, इस प्रकार न्यायालय ने सिर्फ बोला कि इस जो लाइन में लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आप किसी को जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं, तो न्यायालय ने कहा कि ऐसा भी नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी व्याख्या कौन करता है कि ऐसा है कि नहीं, कौन करता है? कोर्ट करता है। ठीक है, कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। मूल अधिकार गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका गार्जियन याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए वो इंटरवीन करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए मूल अधिकारों की ठीक से व्याख्या करते हैं। जीवन के अधिकार जैसे हैं तो उसका व्यापक व्याख्या करते हुए अभी निजता का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, विकल्प चुनने का अधिकार, स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार, ये सब को भी जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया है। और ये शक्ति कैसे मिलती है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत से सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिलती है कि आप विधि की ऐसी व्याख्या करें जो न्यायोचित हो, तर्कसंगत हो। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। थैंक यू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जोड़ी गई? तो ये सवाल आसान है, जो पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन कर रहे होंगे उनके लिए सवाल आसान है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे, ये आप पर नैतिक रूप से लागू होते हैं, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है ना, ये यूएसएसआर के संविधान से इसको लिया गया है, उसी से ये प्रेरित है। जैसे नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य, वैसे राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भी, ठीक है, ये भी राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, गारंटीड है, गारंटीड प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। मौलिक अधिकार। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण संसद की एक संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है? अच्छा, संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है? हमने कुछ देर पहले, आप पहले सवाल में देखा था, तो हमने देखा था कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों बिल को पास करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। इसमें बुलाई जाती है पूछा है, तो हो जाएगा साधारण विधेयक के लिए और वित्त विधेयक 1 के लिए। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक 1 दोनों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति लगभग समान होती है, और जिसमें शक्ति समान होती है उसी के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा के एंड एम, केवल के एंड एम बी। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान में दो तरह की अल्पसंख्यकों की मान्यता है, धार्मिक, धर्म आधारित, रिलीजन बेस्ड एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये अनुच्छेद 30(1) में ये बताता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन का संचालन कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, धर्म और भाषा पर आधारित हमारे देश, हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता इस दो आधार पर है, जो प्रांत आधार पर भी होता है और पूरे संघ के आधार पर भी होता है। जैसे राष्ट्र के स्तर पर यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में या लक्षद्वीप में या जम्मू कश्मीर में, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो ये दो आधार को याद रखेंगे, धार्मिक और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होता है यहाँ पे, रिलीजन और
भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में यह मान्यता दी गई है। संविधान की छठी अनुसूची जो कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, राज्यपाल को विशिष्ट विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी पावर देता है, प्रदान करती है। इस संदर्भ में राज्यपाल कार्य करता है। राज्यपाल सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद के सलाह और निर्देश पर काम करते हैं। वैसे ही केस राष्ट्रपति में भी है। राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे छठी अनुसूची में बोला गया है, छठी अनुसूची आप जानते होंगे, जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है ये? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों स्टेट इंडियन मैप में जुड़े हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसा है ये। तो यहाँ राज्यपाल कैसे काम करते हैं? राष्ट्रपति के निर्देश पर, ए अपने विवेक पर, एट हिज ओन डिस्क्रिशन राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह पर। तो वहां पे राज्यपाल को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के निर्देश पर वहां पे काम नहीं करते और सामान्य तौर पर एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं, लेकिन ये छठी अनुसूची में लागू नहीं है। ठीक है, मतलब छठी अनुसूची के अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्र घोषित हैं उस क्षेत्रों में ये एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस में काम नहीं करते। ऑन द एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसका प्रावधान 5th शेड्यूल में है। छठवीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। इसको छोड़कर बाकी जनजाति क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होती है। वहां पे जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित होते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं होते लेकिन वहां पे अनुसूचित जाति निवास करती है। उनके लिए जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें 3/4 सदस्य, 3/4 जो मेंबर होते हैं, ये उस राज्य के विधानसभा के जनजातीय सदस्यों से मिलकर होता है। ठीक है, 3/4 सदस्य, और इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 20। तो 3/4 इसका कितना हो जाएगा? 15। तो 15 सदस्य। और अगर उस विधानसभा में 15 जनजाति सदस्य के विधायक नहीं हैं, तब ऐसा नहीं कि दूसरे कैटेगरी के विधायक को आप इसका मेंबर बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसी समुदाय के दूसरे किसी लोगों को बनाया जाएगा। ठीक है, ये 5th शेड्यूल से इसका संबंध है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें जो फैक्ट बताएं वो आप याद रखेंगे। इसका संबंध है 5th शेड्यूल से। इसके 3/4 मेंबर होते हैं विधायक जो जनजातीय होते हैं, और इसमें मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्देश पर भी काम नहीं करते, ये अपने एट हिज ओन डिस्क्रिशन काम करते हैं, अपने विवेक पर काम करते हैं। और वहाँ पे ऑटोनॉमस रीजन, स्वशासी क्षेत्र, स्वशासी जिला का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा ही, क्योंकि वहाँ पे नृजातीय विविधता बहुत ज़्यादा होती है। तो छोटे छोटे क्षेत्र, छोटे छोटे स्वशासी जिले, स्वशासी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, और उनके लिए काउंसिल का निर्माण भी राज्यपाल के निर्देशानुसार ही किया जाता है। वो चाहेंगे तो क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, 2 क्षेत्रों को मर्ज करके एक बड़ा क्षेत्र बना सकते हैं। तो इसमें राज्यपाल को काफ़ी शक्ति मिली हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे छठवीं अनुसूची में राज्यपाल अपने विवेक के हिसाब से कार्य करते हैं। ये जोड़ी मिलाना है आपको। तो ये सवाल फैक्ट है, आसान है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल सवाल है। 4 सवाल आप मान सकते हैं, इसमें से किसी भी चीज़ को डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि 97वां संविधान संशोधन में सहकारी समिति को, और ये 1901 के में ये जोड़ा गया है, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और मौलिक अधिकार भी है सहकारी
समिति बनाया जाना। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था, एनसीबीसी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 106वां को आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 1/3 सीट को आरक्षण करने का प्रावधान इसमें किया गया है। और 86वां संविधान संशोधन अभी हमने पढ़ा था, ये एलिमेंट्री एजुकेशन को राइट, फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है ये 2002 में। अच्छा, यहाँ पे बात है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम की। इस बिल का नाम है, नाम याद रखेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, ये लोकसभा, राज्य की विधानसभा, और राज्य विधानसभा मतलब दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, तब भी वहां पे क्या है, विधानसभा है, तो वहां पे भी होगा 1/3 सदस्य। ठीक है, और कैटेगरी में जैसे एसटी और एससी में उसके अंदर में ही होगा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा, उसके अंदर में ही 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। जब से लागू होगा तब से 15 साल तक ये प्रवर्तन में रहेगा। तो क्या क्या है इसमें, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, कब से ये प्रभावित होगा, तो 18वीं लोकसभा में, अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, इसमें अभी जनगणना होना है, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगा। ठीक है ना, अभी ये लागू नहीं है, अभी जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगी। और एसटी एससी में, इसमें क्षैतिज आरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का 4, पहले का 4 है तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, पहले का 4, दूसरे का बी का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएगा 1, सी का 2, सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। ये एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। दसवा, अच्छा, ये सवाल 7th का ही इंग्लिश वर्जन है, इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। हमने 20 मिनट ये हो गया, अब फास्ट पेस में करके देखेंगे तो 5-7 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो हम लोग पूरा शासन के 3 अंगों पे लेके आएंगे, लगभग उसमें 50 सवाल होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट, और उसके पीछे की अवधारणा को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। शुक्रिया।